नमस्कार दोस्तों, जब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो देख कर जाना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, ये 2021 के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के कराने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन सी है? माही बेसिन है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलकर राजस्थान व गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलता है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलता है, राजस्थान व गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अन्य विकल्प, गंगा, कोसी, गंगा और सोन नदी पूर्वी और उत्तरी भारत में बहती है। कहाँ बहती है? कोसी, गंगा और सोन नदियाँ पूर्वी और उत्तरी भारत में बहती है। इसको भी ध्यान में रखना है। माही पश्चिम की ओर बहती है। माही कौन सी नदी? माही किस दिशा में बहती है? माही नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ और लिखा है नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चंस में है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र इसमें कौन होता है? 2 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। गंगा डेल्टा जूट उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जूट उत्पादन के लिए आदर्श जलोढ़ मिट्टी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जूट उत्पादन के लिए आदर्श जलोढ़ मिट्टी मतलब यहाँ पे जूट उत्पादन के लिए आदर्श जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, उच्च तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तापमान इतना होना चाहिए। और भारी वर्षा कितना? 150 से 200 सेंटीमीटर प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पे जूट उत्पादन की अधिकता ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन? अगर पूछेगा राज्य का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा, जो अकेले कुल उत्पादन का 70% हिस्सा पैदा करता है। यानी भारत में जितना भी जूट उत्पादन होता है, सबसे अधिक जूट उत्पादन का किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कितना होता है? 70% प्लस हिस्सा पैदा होता है पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चंस में लिखा है, बाबा बुदन पहाड़ी स्थित है। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट तथा कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहली बात तो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में उच्च कोटि के लौह अयस्क जैसे हेमेटाइट व मैग्नेटाइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सऊदी अरब से सूफी संत बाबा बुदन द्वारा भारत में पहली बार कॉफ़ी के पौधे इसी पहाड़ पर लाए गए थे। कौन थे? बाबा बुदन थे। कहाँ से लाए थे? सऊदी अरब से लाए थे। सबसे पहले इसी पहाड़ पर कॉफ़ी के पौधा लाए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? बाबा बुदन की पहाड़ी। इसमें देखते हैं, नक्शे पर कर्नाटक के कुद्रेमुख बेल्लारी हॉट स्पॉट बाबा बुदन के पहाड़ियों को मार्क करने का अभ्यास करें। मैप पे बोल रहा है बनाने को। 4 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? 4 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है झारखंड। इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में लिखा है, गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का 98%। गोंडवाना काल लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। जितना भारत के कुल कोयला भंडार के, भारत में जितना भी कोयला भंडार है उसका 98% भाग गोंडवाना में होता है। ठीक है, ये कितना? 20 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा गोंडवाना कोयले के सबसे बड़ा भंडार है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन चेक करेगा? झरिया हो गया झारखंड में। तमिलनाडु में टर्शियरी काल के लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। टर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? टर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पे देखना, गोंडवाना पुराने, इससे कह रहा है कि क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इसको मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अंतर स्पष्ट करने वाला जरूर देख लेना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? 5 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जलवायु है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु।
अब देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या इसको। जलवायु मानव बसाव को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। अति गर्म या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों वाले विरल जनसंख्या पाई जाती है। समशीतोष्ण व मानसून जलवायु क्षेत्रों में मानव जीवन अनुकूल होने के कारण सघन जनसंख्या निवास करती है। समशीतोष्ण व मानसून जलवायु क्षेत्रों में मानव जीवन अनुकूल होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या करता है, निवास करता है। अत्यधिक उष्ण या शीतल मरुस्थल मानव बस्ती के लिए अनुपयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे लोग कम बसता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। 6 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। औद्योगिकरण का प्रदूषण होता है, इनमें सभी वायु प्रदूषण से होता है, जल प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। औद्योगिकरण से इसमें सब प्रदूषण फैल जाता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या और इसके बारे में बताया गया है। जल प्रदूषण उद्योग का जहरीला अपशिष्ट नदियों जलाशयों में बहने से होता है। वायु प्रदूषण जो होता है चिमनियों से निकलने वाली SO2 CO2 का जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण होता है। भारी मशीनों व जनरेटर के शोर से ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग बना सकते हो। इससे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से वो भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी इसको पूछा जा सकता है 5 नंबर क्वेश्चन वाले में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है, हथकरघा उद्योग है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है, कुटीर उद्योग है। अगले क्वेश्चन इसके विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, कुटीर उद्योग है। इसे स्थानीय कच्चे माल, परिवार के सदस्यों के श्रम तथा साधारण हस्तचलित औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई बड़ा बड़ा औजार का प्रयोग नहीं किया जाता है। छोटे छोटे निम्न औजारों का प्रयोग करके आप व्यवसाय कर सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, हथकरघा उद्योग बोला जाता है। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब कोई ऐसा विशिष्ट कच्चा माल पर निर्भर नहीं होता है, उसमें रॉ मटेरियल पर किसी विशिष्ट रॉ मटेरियल पर निर्भर नहीं होता है। कुटीर उद्योग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल सब्जेक्टिव वाइज पूछे जाते हैं क्लास 12th में ज्योग्राफी में, इसको आपको पढ़ के ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8 नंबर। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। इसका विस्तृत व्याख्या दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे। विस्तृत व्याख्या से क्या होता है, इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी इससे जितने भी बनने वाले रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे आपका क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप ज्ञान सूचक, संग्रहण, अनुसंधान, विकास और उच्च स्तरीय अन्वेषण से जुड़े होते हैं। इन्हें ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, शोधकर्ता इसी श्रेणी में आते हैं। चतुर्थ श्रेणी में कौन कौन आता है, देखिए इधर सॉफ्टवेयर हो गया, डेवलपर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, शोधकर्ता इसी श्रेणी में ही सब कोई आता है। ठीक है, इससे वही कह रहा है क्वेश्चन आपको बना के एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक, ध्यान रखना है इसको। प्राथमिक कृषि होता है, द्वितीय क्या होता है, उद्योग होता है, कई बार बताया गया है। तृतीय क्या होता है, सेवाएं होता है। चतुर्थ क्या होता है, अनुसंधान होता है। और पंचम क्या होता है, उच्च निर्णयकर्ता होता है। ठीक, इस सब में वर्गीकृत किया जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नहर है। उत्तर भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, नहर से होती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान, सदाबहानी नदियों और मुलायम समतल भूमि के कारण नहरों का निर्माण अत्यंत सुगम है। वहाँ पे भूमि जो क्या है, समतल है, सदाबहानी नदियाँ है, यानी हिमालयी नदियाँ होती है, सदाबहानी नदियाँ होती है। ठीक, समतल भूमि है जिसके कारण से वहाँ पे नहरों का निर्माण अत्यंत सुगम है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश नहर सिंचाई का जाल बिछा हुआ है। कौन कौन से राज्य में सिंचाई का जाल बिछा हुआ है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, इसमें नहर सिंचाई का जाल बिछा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर आता है। ठीक, आप लोग चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में किसकी भूरा हीरा कहा जाता है। किसको भूरा हीरा कहा जाता है। 10 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी को भूरा हीरा कहा जाता है। अब देखते हैं इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या, इससे क्या क्या क्वेश्चंस क्लियर होते हैं यहाँ पे। लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट जो होता है निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होता है। ये भी क्वेश्चंस आपकी बना सकता है। एक ही क्वेश्चन बार बार अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है यानी वर्ड जो है उसको क्या कर सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। जैसे पूछेगा निम्न कोटि का भूरा कोयला कौन है, लिग्नाइट है। पूछेगा इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 40 से 55% होता है और नमी अधिक होती है। ठीक, इसकी रंगत और औद्योगिक महत्व के कारण इसे भूरा कहा जाता है। मजबूत रंगत के कारण उसका नाम दिया गया है, रंग के कारण भूरा कोयला उसका नाम दिया गया है। मुख्य क्षेत्र का है तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है।
तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट। सबसे ऊंच कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद में बिटुमिनस होता है, उसके बाद में लिग्नाइट होता है, उसके बाद में पीट होता है। ठीक है, पीट सबसे ऊंच हो गया, सॉरी सबसे ऊंच हो गया इसमें। ठीक है, याद रखना एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद में लिग्नाइट होता है, उसके बाद में पीट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? निम्न कोटि का कोयला होता है, यानी पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला। यहाँ पे ध्यान रखना, पीट सबसे निम्न हो गया, एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ हो गया, उसके बाद में बिटुमिनस हो गया, उसके बाद में लिग्नाइट हो गया। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चंस को हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो कैगा किस में है? कर्नाटक में। 11 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस को हम लोग इसके विस्तृत व्याख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैगा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के तट पर स्थित प्रमुख संयंत्र है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है। कैगा कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है। किस नदी पे है? तो काली नदी पर है। ठीक, परमाणु संयंत्र है। पूछेगा क्या है? तो परमाणु संयंत्र है। एक शॉर्ट वीडियो इसके बारे में बना दिया जाएगा परमाणु संयंत्र के, जैसे कैगा हो गया और भी तलचर हो गया, जैसे उड़ीसा में पाया जाता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाएगा ताकि यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अन्य प्रमुख केंद्र। नरौरा कहाँ है? यहाँ पे दे भी दिया है, देखिए यहाँ पे दे भी दिया है आपको, सारा एक जगह दे दिया हुआ है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। रावतबट्टा कहाँ है? राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। एक बार फिर से आप ध्यान दें, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तारापुर क्या है? महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। रावतबट्टा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहाँ देखिए क से कैगा, क से कर्नाटक, ये आपका ट्रिक यहाँ पे बना के दिया हुआ है। तो ये सब है परमाणु संयंत्र। इसमें से कोई भी परमाणु संयंत्र से आपका क्वेश्चंस बना के पूछ दिया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं छोड़ने का नतीजा ये होगा कि आपका 1 नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में मानचित्र पर 6 परमाणु संयंत्रों का दर्शाने का प्रश्न 100% आता है। इस क्वेश्चंस को आप मैप में बताना है कि मैप में किस साइड में पड़ता है। जैसे कैगा किस साइड में हो गया, तो एक देखना कर्नाटक किस साइड में होता है। कर्नाटक राज्य जो है पूर्वी भारत में है, उत्तरी भारत में है, किस दिशा में, वहाँ पे कर्नाटक होगा। तो मैप में इसकी दिशा के अनुसार दिखाना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 12th के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बेलाडीला लौह अयस्क किस क्षेत्र में है? कई बार कराया गया है। बेलाडीला जो है बेलाडीला कहाँ है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक लौह अयस्क खदान है। एशिया के सबसे बड़ी यांत्रिक लौह अयस्क खदान कौन है? बेलाडीला है, छत्तीसगढ़ में आपका पाया जाता है। यहाँ से प्राप्त उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला से जो लौह अयस्क निकलता है उसको कहाँ भेजा जाता है? किस फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया में यहाँ से भेजा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बेलाडीला विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान निर्यात या फ्लो चार्ट, ऑब्जेक्टिव और मैपिंग दोनों में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन, कुंदेझुर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैग्नीज कहाँ स्थित है? तो तेरे का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, उड़ीसा में है। केंदुझर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका हम लोग पढ़ते हैं विस्तृत व्याख्या। केंदुझर उड़ीसा का प्रमुख मैग्नीज एवं लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। पूछेगा केंदुझर में कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? मैग्नीज एवं लौह खनिज पाया जाता है केंदुझर में। ठीक है, और भी यहाँ पे लिखा हुआ इसके नीचे, उड़ीसा भारत का अग्रगण्य मैग्नीज उत्पादक राज्य है। मैग्नीज का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा तो है ही। सुंदरगढ़ मयूरभंज, सॉरी रुक जाइए, सुंदरगढ़ हो गया, सुंदरगढ़ यहाँ पे लिखा, सुंदरगढ़ मयूरभंज केंदुझर मुख्य क्षेत्र है। ये मैग्नीज का मुख्य क्षेत्र है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। पूछेगा मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है? मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी नवीकरणीय स्रोत है? तो 14 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, यानी नवीकरणीय स्रोत हो। गैर परंपरागत क्यों ही नवीकरणीय स्रोत बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका
विस्तृत व्याख्या में गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया। अक्षय एवं प्रदूषण रहित स्रोत है। परंपरागत स्रोत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस समाप्य एवं प्रदूषणकारी होता है। परंपरागत मतलब क्या होता है? जो एक निश्चित समय के लिए है, आपके पास में उपलब्ध है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोयला है, खनिज तेल है, इसका एक निश्चित जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं हो सकता है, तो जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है वो गैर परंपरागत हो गया। सौर ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय हो गया, ठीक। अब परंपरागत क्या होगा? उसके निश्चित टाइम में कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, ये ख़त्म होने का भी एक समय है इसका, ठीक है। ये समाप्य हो सकता है, यहाँ पे लिखा है ना, ये समाप्य हो सकता है, प्रदूषणकारी भी है। गैर परंपरागत से कोई प्रदूषण नहीं होता है। हवा से कोई प्रदूषण होता है? नहीं होता है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक हवा से प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दें। जल विद्युत नवीकरणीय है। जल विद्युत क्या है? नवीकरणीय है, लेकिन ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर पारंपरिक श्रेणी में माना जाता है। सौर ऊर्जा शुद्ध गैर परंपरागत ऊर्जा है। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चंस में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? जनगणना को एक दिन क्लियर करा दिया जाएगा एक वीडियो में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं 12th एग्जाम में जनगणना से, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 15 का राइट आंसर हो गया 15 का राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये किलोमीटर में कितना आदमी है भैया? 1106 के आदमी है, एक के ऊपर एक आदमी है। 2011 में बिहार राज्यों की श्रेणी में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल कितना है? 1028 को पीछे छोड़ दिया है, 1106 बिहार है। भारत का औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का पूछेगा तो 382 हो गया। राज्यों में अब सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, 1106 किलोमीटर हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार 1106 और सबसे कम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश 17। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे कम पूछेगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा पूछेगा बिहार। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, बिहार में 1106 है। 16 में भारत में पूर्ण नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ था? 16 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। पूर्ण नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हो गया था पूर्ण नियमित जनगणना। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक आंशिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। सबसे पहले जनगणना किसके काल में हुआ था? 1872 में हुआ था। किसके काल में हुआ था दोस्तों? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। यहाँ पे देखिए, प्रथम पूर्ण व नियमित जनगणना पूछेगा। नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। रिपन का, हाँ, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, देखिए 1881 में रिपन के काल में हुआ था। प्रथम आंशिक जनगणना पूछेगा तो 1872 लॉर्ड मेयो हो जाएगा। अब प्रथम नियमित जनगणना पूछेगा, तो 1881 लॉर्ड रिपन के काल में हो जाएगा। याद रखना, नियमित हो जाएगा रिपन 1881, आंशिक हो जाएगा 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना % है? नगरीय आबादी कितना % है? 17 नंबर क्वेश्चन। 15 नहीं आया इसमें, 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों है कि नहीं इसमें। 15, 16 हो गया ख़त्म। 16, अच्छा 16 का कितना? 16 के 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना है? तो 17 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 31.16% है। नगरीय आबादी कब के अनुसार, कब के अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग कहेगा तो 31.16% हो जाएगा, 31.16% हो जाएगा। इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। नगरीय जनसंख्या 2011 भारत की कुल आबादी 31.16% भाग शहरों में निवास करती है। 2011 के अनुसार पूछेगा भारत की कितनी आबादी शहरों में निवास करती है? तो भारत की 31.16% आबादी शहरों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा तो कितना? 68.84% निवास करती है। पूछेगा कि गाँव में कितनी % जनसंख्या निवास करती है 2011 के अनुसार, तो 68.84% हो गया। और शहरों में कितना % निवास करती है? तो 31.16%
30% हो गया। ये बात को ध्यान में रखना है। बिहार में नगरीय जनसंख्या पूछेगा, हमें बिहार से एग्जाम देना है, बिहार बोर्ड से। अगर बिहार में नगरीय पूछेगा तो 11.3%। कब के हिसाब से 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग से। अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिहार का पूछेगा नगरीय जनसंख्या 11.3%। ग्रामीण जनसंख्या कितना हो जाएगा? 68.84%। ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। शहरी जनसंख्या 31.16% है। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए आपका मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश किया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ग्रामीण कितना शहरी हो जाएगा 31.16, ग्रामीण हो जाएगा 68-84%, और बिहार का कितना हो गया 11.13%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर में, कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या हो गया? व्यवसाय हो जाएगा, ठीक है। 18 का राइट आंसर कितना हो, 18 का राइट आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। पुरुष व्यवसाय का प्रमुख कारण है, पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? काम और रोजगार। काम और रोजगार के तलाश में हम लोग घर से बाहर जाते हैं, ठीक है। प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है। यहाँ देखिए, भारत में पुरुषों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य आकर्षक कारक काम और रोजगार की तलाश है। क्या है? काम और रोजगार की तलाश है। महिला प्रवास में क्या होता है? विवाह होता है। विवाह करके एक जगह से दूसरी जगह महिला जाती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे पुरुष प्रवास में रोजगार हो गया, और महिला का क्या हो गया? विवाह हो गया। शादी के बाद पति के घर जाना होता है, इसलिए विवाह हो गया महिला का। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नत है? सबसे निम्न लिंगानुपात किस राज्य का है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा हरियाणा हो गया। हरियाणा का सबसे लिंगानुपात है, ठीक है, कम लिंगानुपात है हरियाणा का। यहाँ देखते हैं इसके विस्तृत व्याख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु में शिशु लिंगानुपात सबसे कम 834 बालिकाएं प्रति 1000 बालक, मतलब 1000 बालक पर 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं हैं। कहाँ? हरियाणा में है 2011 के जनगणना के अनुसार। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में 972 दर्ज किया गया, यानी 1000 पुरुष पर 972 महिला है अरुणाचल प्रदेश में, और 1000 पुरुष पर 834 महिलाएं हरियाणा में 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ देखिए, इसी निम्न लिंगानुपात को सुधारने के लिए हरियाणा पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है। वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम होने के कारण पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वहाँ पे स्टार्ट किया है, अभियान वहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन से 20 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? पूछ रहा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में? ऑप्शंस में जो दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गोवा। गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या है? भारत का सबसे अधिक प्रतिशत वाला नगरीय राज्य है गोवा, जहां 62.17% आबादी शहरों में निवास करती है। कितना परसेंट? 62.17% आबादी शहरों में निवास करती है। यदि कुल संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी आबादी रहती है, परंतु प्रतिशत में गोवा नंबर 1 पर आएगा। देखिए, प्रतिशत में कहेगा तो 1 नंबर पर कौन आ जाएगा? 1 नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। प्रतिशत में 1 नंबर पर हो गया, गोवा हो गया। और सबसे अधिक पूछेगा नगरीय संख्या तो महाराष्ट्र में। इस बात को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है। अनुपात प्रतिशत पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, और कुल संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कई बार इस क्वेश्चंस को पढ़ाया जा चुका है, तो 21 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, मृदा लवणता हो गया। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। अब क्या है इसका कारण? हम लोग यहाँ पढ़ते हैं विस्तृत व्याख्या में। अत्यधिक सिंचाई, नहरों से अत्यधिक सिंचाई करने पर केशिकत्व द्वारा नीचे की लवण सतह ऊपर आ जाती है। क्या होता है? अधिक सिंचाई के कारण नीचे के जो लवण सतह होता है ना, वो ऊपर आ जाता है, जिससे खेत की मिट्टी क्षारीय व लवणीय बन जाती है, ठीक है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी मिट्टी की क्षारीय व लवणीय कैसे बन जाती है, तो इसमें बताया है केशिकत्व के कारण लवण क्या होता है? ऊपर आ जाता है। पंजाब और हरियाणा के हरित क्रांति क्षेत्रों में यह विकराल समस्या है। कहाँ विकराल समस्या है? पंजाब और हरियाणा में विकराल इसका समस्या है। यहाँ देखिए, वही चीज़ आपको बताया है कि लवणीय मृदा के उपचार के लिए खेतों में, अगर खेत में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा हो जा रहा है, यानी मिट्टी जो लवणीय हो जा रहा है,
इसका उपचार कैसे किया जाता है, मतलब इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो जिप्सम मिलाकर इसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। यह तथ्य भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, अभी हम लोग पीछे पड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश, कितना, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम हो गया अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा हो गया बिहार 1106। अब देखिए यहाँ पे इसका विस्तृत व्याख्या, अरुणाचल प्रदेश जनघनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 आदमी निवास करता है, जो भारत में सबसे कम है। पहाड़ी, कारण क्या है इसका, पहाड़ी व दुर्गम भूभाग, वहाँ पे क्या है, भूभाग का मिलना दुर्गम है, दुर्लभ है, घना जंगल है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास नहीं करता है। यहाँ पे वही चीज़ आपको बताया गया पीछे जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, तो बिहार का कुल जनसंख्या कितना है, 23 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1041 करोड़ है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 1041 करोड़ है। 10 40 99 452 आप याद रख सकते हैं, मोबाइल नंबर जैसा इसको। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए 10 40 99 452, जैसे मोबाइल नंबर आप उनका याद रखते हैं उसी तरह याद रखना है इनको। कैसे याद रखना है, 10 40 99 452 बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार। देखिए यहाँ पे 10.41 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा राज्य है भारत में। यहाँ पे दे दिया हुआ आपका कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़, महाराष्ट्र 1123 हो गया और बिहार का 1041 हो गया। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है भैया, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ जनसंख्या है यहाँ का। विस्तृत व्याख्या में लिखा है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, 19.98 करोड़। कुल आबादी का, भारत के कुल आबादी का 16.5% है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सिक्किम है, 6.1 लाख है। सिक्किम में कितना लोग है भाई, 6.1 लाख लोग है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद में सर्वाधिक घनत्व तो बिहार हो गया, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम हो गया। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी। हार्टिकल्चर है फल एवं सब्जी। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, क्वेश्चन में पूछे जाएगा तो ध्यान रखना है, फल और सब्जी से। यहाँ इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या है, हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फलों, सब्जियों और पुष्पों का उत्पादन है हार्टिकल्चर। भारत विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे, फल और सब्जी में भारत कितने स्थान पे है, चीन के बाद दूसरे स्थान पे हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फ्लोरिकल्चर हो गया फूल का, यहाँ पे देखिए इससे भी आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फ्लोरिकल्चर हो गया क्या, किसका, पुष्प का। पोमोलॉजी हो गया फल, ओलेरिकल्चर हो गया सब्जी उत्पादन। एक बार और सुन लेना, फ्लोरिकल्चर में किसका, पुष्पों का, पोमोलॉजी में फलों का, ओलेरिकल्चर में सब्जी का। आप बताओ विटीकल्चर में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपका बता जाना है आंसर आपको। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा का मुख्य अपरदन का कारण क्या है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु अपरदन है, वायु अपरदन है। इसका विस्तृत व्याख्या देखिए यहाँ पे, शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र वर्षा की कमी और वनस्पतिहीन सतह के कारण तेज हवाएं मिट्टी के कणों को आसानी से उड़ा ले जाती है। क्या होता है, तेज हवा जो चलता है ना, आसानी से मिट्टी को उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसे वायु अपरदन कहा जाता है। राजस्थान और उत्तर पश्चिम गुजरात में वायु अपरदन सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक वायु अपरदन कहाँ होता है, राजस्थान और गुजरात में होता है। यहाँ पे देखिए चंबल घाटी का अवनालिका अपरदन जल द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तान वायु अपरदन द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, दक्षिण भारत में सिंचाई करने का मुख्य स्रोत क्या है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तालाब हो जाएगा। यानी दक्षिण भारत में खेतों में सिंचाई की जाती है, उसमें सबसे प्रचलित क्या है, तालाब से सिंचाई करना प्रचलित है। विस्तृत व्याख्या इसका देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी संरचना, दक्षिण भारत की चट्टानें कठोर एवं अपारगम्य है। कैसा है, कठोर एवं अपारगम्य है, जिससे कुएं एवं नहर खोदना कठिन होता है। मतलब वहाँ पे क्या होना, चट्टान होने के कारण वहाँ पे बहुत हार्ड है, वो जो मिट्टी है हार्ड है, चट्टानें हार्ड होती है, जिसके कारण वहाँ पे
कुआं नहीं खोद सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार की संरचना में जल संसाधन की थोड़ी सी कमी मिल जाती है। प्राकृतिक गड्ढों में वर्षा जल एकत्र करके तालाबों द्वारा सिंचाई करना सबसे उपयुक्त और प्रचलित माध्यम है। तालाबों द्वारा सिंचाई, जब वर्षा होता है ना तब पानी को इकट्ठा करके तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है। उत्तर भारत में देखो यहाँ पे नहरें एवं नलकूप मुलायम मैदानी मिट्टी होता है। मुलायम मैदानी मिट्टी होने के कारण उत्तर भारत में नहरें और नलकूप से सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत में तालाब से सिंचाई की जाती है, कठोर चट्टान होने के कारण। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? तारापुर कहाँ है भाई साहब? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बताना कैगा कहाँ है? अभी पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। तारापुर भारत का प्रथम व्यावसायिक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। पूछेगा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन है? तारापुर है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में है तारापुर। यह अमेरिका यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। पूछेगा तारापुर का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यूएसए के सहयोग से किया गया है। तारापुर भारत का सबसे पहला और पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसको याद रखना। सबसे पहला पुराना परमाणु संयंत्र ऊर्जा कौन है भारत का? तारापुर है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से इसको बनाया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना। 29 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है। ओपेक का फुल फॉर्म हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में बगदाद में हुआ था। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था, बगदाद में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रिया में। मुख्यालय वियना में है। वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया में है। यह खनिज तेल की कीमतों की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। खनिज तेल की कीमत जो होता है उसकी आपूर्ति को नियंत्रण करता है। ओपेक हो गया वियना, डब्ल्यूटीओ का जेनेवा हो गया, आसियान के जकार्ता हो गया। ओपेक का मुख्यालय वियना हो गया, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा हो गया, आसियान का मुख्यालय कहाँ हो गया? जकार्ता हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, झील के चारों ओर बसा गांव किस रूप में आएगा? कई बार क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 30 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी वृत्ताकार हो जाएगा। झील और तालाब के मतलब किनारे किनारे चारों तरफ से घर बनेगा तो उसको वृत्ताकार बोला जाएगा। और सड़क के किनारे किनारे बनेगा तो उसको क्या बोला जाता है बताइए? वृत्ताकार। जब किसी झील, तालाब या पोखर के चारों ओर मकान बनते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? वृत्ताकार होता है। रैखिक क्या होता है? सड़क, नदी और रेलवे। अगर सड़क के किनारे, नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे अगर घर बन रहा है तो उसको रैखिक बोला जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइन में होता है। और ये क्या होता है? जहाँ कई सड़कें आकर एक बिंदु पर मिलता है, अगर वहाँ घर बनाते हैं तो उसको और ये बोला जाता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साइन दे करके आपको, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? इसमें से कौन व्यावसायिक नगर है? तो 31 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो है व्यावसायिक नगर है। देखते हैं विस्तृत व्याख्या यहाँ पे। व्यावसायिक नगर व्यापार और वाणिज्य केंद्र होता है, ठीक है। उसको व्यावसायिक नगर बोला जाता है। जैसे एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट है यहाँ पे। धार्मिक नगर क्या होता है? जैसे जेरूसलम हो गया, मक्का हो गया, वाराणसी हो गया, जिसमें धर्म की आस्था से वहाँ से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, उसको धार्मिक नगर बोला जाता है। जैसे वाराणसी में हम लोग का हिंदू धर्म का वहाँ पे मंदिर बहुत सारी मिल जाएंगी देखने को आपको, इसलिए वो धार्मिक नगर बोला जाता है। मक्का में मुस्लिमों की क्या वहाँ पे आस्था का ये है। औद्योगिक नगर पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर हो गया। प्रशासनिक नगर बीजिंग, कैनबरा, नई दिल्ली हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाए एक दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। चारों श्रेणियों के प्रमुख उदाहरण रट लीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेना है, पीछे जो ये बताया गया है ना, इसको पूरा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 32 नंबर, उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? इसमें से उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? तो 32 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अब इसका विस्तृत व्याख्या यहाँ पे देखिए। उत्तर अटलांटिक जलमार्ग उत्तर अमेरिका को पूर्वी तट को पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों से जोड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसे बड़ी ट्रंक लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी ट्रंक लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। अटलांटिक मार्ग जो है विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग पूछेगा तो अटलांटिक हो गया। बड़ी ट्रंक लाइन इसको बड़ी ट्रंक लाइन इसको कहा जाता है। बिग ट्रंक रूट कहा जाता है इससे। उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व व्यापार का 1/4 हिस्सा इसी से होता है, यानी दुनिया के व्यापार का 1/4 हिस्सा उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता है।
अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का उपयोग किया जाता है? 33 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार के कृषि का विकास किया जाता है? रोपण कृषि का विकास किया जाता है उपनिवेश वासियों द्वारा, यूरोप वासियों द्वारा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बोलने में। देखिए अब आप लोगों को बताना है रोपण कृषि, यहाँ पे देख लेना है कि बार बार पूछा जाता है रोपण फसल का उदाहरण कौन है। ठीक है, इसको कई बार बताया गया है। तो रोपण कृषि यूरोपीय देश अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल ने उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में व्यापारिक लाभ के लिए शुरू की थी। पूछेगा रोपण कृषि किसने शुरू किया था? तो यूरोपियों ने शुरू किया था रोपण कृषि। कौन कौन से कंट्री आता है? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। और रोपण कृषि कौन कौन सा, रोपण फसल कौन कौन सा है? चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, इसको बोला जाता है रोपण कृषि। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुर्तगालियों के द्वारा रोपण कृषि शुरू किया गया था। ब्राज़ील में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कॉफ़ी के बागानों को क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है। खट्टे रसीले फलों के कृषि संबंधित है। खट्टे रसीले फल जो है यह किससे संबंधित है? इसमें भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। खट्टे रसीले फल भूमध्य सागरीय से संबंधित है। इसके विस्तृत व्याख्या, भूमध्य सागरीय कृषि अपनी विशेष जलवायविक विशेषताओं के कारण खट्टे रसीले फल अंगूर, संतरा, अंजीर, जैतून के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर में ये सब खेती होता है, इसलिए इसका खट्टे रासायनिक फल खट्टे फल बोला जाता है। ठीक है, अंगूर की खेती से गुणवत्ता वाली मदिरा तैयार की जाती है। अंगूर की खेती से क्या किया जाता है? गुणवत्ता वाली मदिरा तैयार किया जाता है। खट्टे रसीला फल क्यों बोला जाता है? खट्टे रसीला फल कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में उत्पन्न होता है। अंगूर, संतरा, अंजीर और जैतून हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीटी कल्चर में, एक क्वेश्चन में हम पीछे बोले थे कि बीटी कल्चर में किसका खेती होता है? बीटी कल्चर अंगूर की कृषि के लिए जाना जाता है। देखिए अंगूर की कृषि के लिए बीटी कल्चर को जाना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की सबसे प्रमुख विशेषता है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया का राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? 35 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इसका देखते हैं विस्तृत व्याख्या। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया पूछेगा। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, और ऑस्ट्रिया किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया है वियना की ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रिया तो वियना में है, हो गया। यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है आपको, अगर वियना दे देगा पढ़ने में हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑस्ट्रिया कहाँ? वियना। और कैनबरा किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया के। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो एक नियोजित प्रशासनिक नगर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अन्य विकल्प, अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो गया? पर्थ हो गया। यहाँ पे देखना, बधाई अपने 35 PYQ का इस सीरीज का 35 PY क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो देख कर जाना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, ये 2021 के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के कराने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन सी है? माही बेसिन है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलकर राजस्थान व गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलता है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी से निकलता है, राजस्थान व गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अन्य विकल्प, गंगा, कोसी, गंगा और सोन नदी पूर्वी और उत्तरी भारत में बहती है। कहाँ बहती है? कोसी, गंगा और सोन नदियाँ पूर्वी और उत्तरी भारत में बहती हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। माही पश्चिम की ओर बहती है। माही कौन सी नदी? माही किस दिशा में बहती है? माही नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ और लिखा है नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चंस में है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र इसमें कौन होता है? 2 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा डेल्टा जूट उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जूट उत्पादन के लिए आदर्श जलोढ़ मिट्टी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जूट उत्पादन के लिए आदर्श जलोढ़ मिट्टी
जलोढ़ मिट्टी मतलब यहाँ पे जूट उत्पादन के लिए आदर्श जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। उच्च तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तापमान इतना होना चाहिए। और भारी वर्षा कितना 150 से 200 सेंटीमीटर प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पे जूट उत्पादन की अधिकता ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन? अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा, जो अकेले कुल उत्पादन का 70% हिस्सा पैदा करता है। यानी भारत में जितना भी जूट उत्पादन होता है, सबसे अधिक जूट उत्पादन का किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कितना होता है? 70% प्लस हिस्सा पैदा होता है पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चंस में लिखा है बाबा बुदन पहाड़ी स्थित है। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट तथा कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहली बात तो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद में उच्च कोटि के लौह अयस्क जैसे हेमेटाइट व मैग्नेटाइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सऊदी अरब से सूफी संत बाबा बुदन द्वारा भारत में पहली बार कॉफ़ी के पौधे इसी पहाड़ पर लाए गए थे। कौन थे? बाबा बुदन थे। कहाँ से लाए थे? सऊदी अरब से लाए थे। सबसे पहले इसी पहाड़ पर कॉफ़ी के पौधा लाए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? बाबा बुदन की पहाड़ी। इसमें देखते हैं नक्शे पर कर्नाटक के कुद्रेमुख बेल्लारी हॉट स्पॉट बाबा बुदन के पहाड़ियों को मार्क करने का अभ्यास करें। मैप पे बोल रहा है बनाने को। 4 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? 4 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है झारखंड। इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में लिखा है गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का 98% गोंडवाना काल लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। जितना भारत के कुल कोयला भंडार के, भारत में जितना भी कोयला भंडार है उसका 98% भाग गोंडवाना में होता है। ठीक है। ये कितना 20 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है। झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा गोंडवाना कोयले के सबसे बड़ा भंडार है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन चेक कराएगा? झरिया हो गया झारखंड में। तमिलनाडु में टर्शियरी काल के लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। टर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? टर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पे देखना गोंडवाना पुराने, इससे कह रहा है कि क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इसको मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अंतर स्पष्ट करने वाला जरूर देख लेना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? 5 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जलवायु है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। अब देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या इसको। जलवायु मानव बसाव को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। अति गर्म या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों वाले विरल जनसंख्या पाई जाती है। समशीतोष्ण व मानसून जलवायु क्षेत्रों में मानव जीवन अनुकूल होने के कारण सघन जनसंख्या निवास करती है। समशीतोष्ण व मानसून जलवायु क्षेत्रों में मानव जीवन अनुकूल होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या करता है? निवास करता है। अत्यधिक उष्ण या शीतल मरुस्थल मानव बस्ती के लिए अनुपयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे लोग कम बसता है। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? 6 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। औद्योगिकरण का प्रदूषण होता है इनमें सभी, वायु प्रदूषण से होता है, जल प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। औद्योगिकरण से इसमें सब प्रदूषण फैल जाता है। ठीक। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या और इसके बारे में बताया गया है। जल प्रदूषण उद्योग का जहरीला अपशिष्ट नदियों जलाशयों में बहने से होता है। वायु प्रदूषण जो होता है चिमनियों से निकलने वाली SO2 CO2 का जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण होता है। भारी मशीनों व जनरेटर के शोर से ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग बना सकते हो। इससे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से वो भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी इसको पूछा जा सकता है 5 नंबर क्वेश्चन वाले में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है? हथकरघा उद्योग है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है? कुटीर उद्योग है। अगले क्वेश्चन इसके विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा है? कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुटीर उद्योग है। इसे स्थानीय कच्चे माल, परिवार के सदस्यों के श्रम तथा साधारण हस्तचलित औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई बड़ा बड़ा औजार का प्रयोग नहीं किया जाता है। छोटे छोटे निम्न औजारों का प्रयोग करके आप व्यवसाय कर सकते हो। उसको क्या बोला जाता है? हथकरघा उद्योग बोला जाता है।
स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब कोई ऐसा विशिष्ट कच्चा माल पर निर्भर नहीं होता है, उसमें रॉ मटेरियल पर, किसी विशिष्ट रॉ मटेरियल पर निर्भर नहीं होता है। कुटीर उद्योग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल सब्जेक्टिव वाइज पूछे जाते हैं क्लास 12th में ज्योग्राफी में, इसको आपको पढ़ के ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। इसका विस्तृत व्याख्या दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे। विस्तृत व्याख्या से क्या होता है, इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी इससे जितने भी बनने वाले रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे आपका क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप ज्ञान सूचक संग्रहण अनुसंधान विकास और उच्च स्तरीय अन्वेषण से जुड़े होते हैं। इन्हें ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, शोधकर्ता इसी श्रेणी में आते हैं। चतुर्थ श्रेणी में कौन कौन आते हैं? देखिए इधर सॉफ्टवेयर हो गया, डेवलपर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, शोधकर्ता, इसी श्रेणी में ही सब कोई आता है, ठीक है। इससे वही कह रहा है, क्वेश्चंस आपको बना के एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक, ध्यान रखना है इसको। प्राथमिक कृषि होता है, द्वितीय क्या होता है? उद्योग होता है, कई बार बताया गया है। तृतीय क्या होता है? सेवाएं होता है। चतुर्थ क्या होता है? अनुसंधान होता है। और पंचम क्या होता है? उच्च निर्णयकर्ता होता है, ठीक। इस सब में वर्गीकृत किया जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नहर है। उत्तर भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? नहर से होती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान, सदाबहानी नदियों और मुलायम समतल भूमि के कारण नहरों का निर्माण अत्यंत सुगम है। वहाँ पे भूमि जो क्या है? समतल है, सदाबहानी नदियाँ है, यानी हिमालयी नदियाँ होती है, सदाबहानी नदियाँ होती है, ठीक, समतल भूमि है, जिसके कारण से वहाँ पे नहरों का निर्माण अत्यंत सुगम है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश नहर सिंचाई का जाल बिछा हुआ है। कौन कौन से राज्य में सिंचाई का जाल बिछा हुआ है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, इसमें नहर सिंचाई का जाल बिछा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर आता है, ठीक। अब लोग चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में किसकी भूरा हीरा कहा जाता है? किसको भूरा हरा हीरा कहा जाता है? 10 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी को भूरा हीरा कहा जाता है। अब देखते हैं इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या, इससे क्या क्या क्वेश्चंस क्लियर होते हैं यहाँ पे। लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट जो होता है निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होता है। ये भी क्वेश्चंस आपकी बना सकता है। एक ही क्वेश्चन बार बार अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, यानी वर्ड जो है, उसको क्या कर सकता है? क्वेश्चन में बना सकता है। जैसे पूछेगा निम्न कोटि का भूरा कोयला कौन है? लिग्नाइट है। पूछेगा इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 40 से 55% होता है और नमी अधिक होती है, ठीक। इसकी रंगत और औद्योगिक महत्व के कारण इसे भूरा कहा जाता है। मजबूत रंगत के कारण उसका नाम दिया गया है, रंग के कारण भूरा कोयला उसका नाम दिया गया है। मुख्य क्षेत्र का है तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद में बिटुमिनस होता है, उसके बाद में लिग्नाइट होता है, उसके बाद में पीट होता है, ठीक है। पीट सबसे ऊंच हो गया, सॉरी, सबसे ऊंच हो गया इसमें, ठीक है। याद रखना, एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद में लिग्नाइट होता है, उसके बाद में पीट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? निम्न कोटि का कोयला होता है, यानी पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला। यहाँ पे ध्यान रखना, पीट सबसे निम्न हो गया, एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ हो गया, उसके बाद में बिटुमिनस हो गया, उसके बाद में लिग्नाइट हो गया, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो कैगा किसमें है? कर्नाटक में। 11 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस को हम लोग इसके विस्तृत व्याख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैगा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के तट पर स्थित प्रमुख संयंत्र है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है। कैगा कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है। किस नदी पे है? तो काली नदी पर है, ठीक। परमाणु संयंत्र है। पूछेगा क्या है? तो परमाणु संयंत्र है। एक शॉर्ट वीडियो इसके बारे में बना दिया जाएगा परमाणु संयंत्र के, जैसे कैगा हो गया और भी तलचर हो गया, जैसे उड़ीसा में पाया जाता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अन्य प्रमुख केंद्र नरौरा कहाँ है? यहाँ पे दे भी दिया है, देखिए यहाँ पे दे भी दिया है आपको, सारा एक जगह दे दिया हुआ है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। रावतबट्टा कहाँ है? राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। एक बार फिर से आप ध्यान दें, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तारापुर क्या है? महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। रावतबट्टा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहाँ देखिए क से कैगा, क से कर्नाटक, ये आपका ट्रिक यहाँ पे बना के दिया हुआ है।
तो ये सब है परमाणु संयंत्र। इसमें से कोई भी परमाणु संयंत्र से आपका क्वेश्चंस बना के पूछ दिया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं छोड़ने का नतीजा ये होगा कि आपका 1 नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में मानचित्र पर 6 परमाणु संयंत्रों का दर्शाने का प्रश्न 100% आता है। इस क्वेश्चंस को आप मैप में बताना है कि मैप में किस साइड में पड़ता है। जैसे कैगा किस साइड में हो गया, तो एक देखना कर्नाटक किस साइड में होता है। कर्नाटक राज्य जो है पूर्वी भारत में है, उत्तरी भारत में है, किस किस दिशा में, वहाँ पे कर्नाटक होगा। तो मैप में इसकी दिशा के अनुसार दिखाना होता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 12th के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेलाडीला लौह एस किस क्षेत्र में है। कई बार कराया गया है। बेलाडीला जो है बेलाडीला कहाँ है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक लौह अयस्क खदान है। एशिया के सबसे बड़ी यांत्रिक लौह अयस्क खदान कौन है, बेलाडीला है, छत्तीसगढ़ में आपका पाया जाता है। यहाँ से प्राप्त उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला से जो लौह अयस्क निकलता है उसको कहाँ भेजा जाता है, किस फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया में यहाँ से भेजा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बेलाडीला विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान निर्यात या फ्लो चार्ट ऑब्जेक्टिव और मैपिंग दोनों में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन, कुंदेझुर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैग्नीज कहाँ स्थित है, तो तेरे का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, उड़ीसा में है। केंदुझर कहाँ है, उड़ीसा में है। इसका हम लोग पढ़ते हैं विस्तृत व्याख्या। केंदुझर उड़ीसा का प्रमुख मैग्नीज एवं लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। पूछेगा केंदुझर में कौन सा खनिज का उत्पादन होता है, मैग्नीज एवं लौह खनिज पाया जाता है केंदुझर में, ठीक है। और भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे, उड़ीसा भारत का अग्रगण्य मैग्नीज उत्पादक राज्य है। मैग्नीज का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा तो है ही। सुंदरगढ़ मयूरभंज, सॉरी रुक जाइए, सुंदरगढ़ हो गया, सुंदरगढ़ यहाँ पे लिखा, सुंदरगढ़ मयूरभंज केंदुझर मुख्य क्षेत्र है। ये मैग्नीज का मुख्य क्षेत्र है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। पूछेगा मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है, मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी नवीकरणीय स्रोत है। तो 14 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, यानी नवीकरणीय स्रोत हो। गैर परंपरागत क्यों ही नवीकरणीय स्रोत बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका विस्तृत व्याख्या में, गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया। अक्षय एवं प्रदूषण रहित स्रोत है। परंपरागत स्रोत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस समाप्य एवं प्रदूषणकारी होता है। परंपरागत मतलब क्या होता है, जो एक निश्चित समय के लिए है, आपके पास में उपलब्ध है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोयला है, खनिज तेल है, इसका एक निश्चित जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं हो सकता है, तो जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है वो गैर परंपरागत हो गया। सौर ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय हो गया, ठीक। अब परंपरागत क्या होगा, उसके निश्चित टाइम में, कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, ये ख़त्म होने का भी एक समय है इसका, ठीक है। ये समाप्य हो सकता है, यहाँ पे लिखा है ना, ये समाप्य हो सकता है, प्रदूषणकारी भी है। गैर परंपरागत से कोई प्रदूषण नहीं होता है, हवा से कोई प्रदूषण होता है, नहीं होता है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक हवा से प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दें, जल विद्युत नवीकरणीय है। जल विद्युत क्या है, नवीकरणीय है, लेकिन ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर पारंपरिक श्रेणी में माना जाता है। सौर ऊर्जा शुद्ध गैर परंपरागत ऊर्जा है। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था। जनगणना को एक दिन क्लियर करा दिया जाएगा एक वीडियो में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं 12th एग्जाम में जनगणना से, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 15 का राइट आंसर हो गया, 15 का राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये किलोमीटर में कितना आदमी है भैया, 1106 के आदमी है, एक के ऊपर एक आदमी है। 2011 में बिहार राज्यों की श्रेणी में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल कितना है, 1028 को पीछे छोड़ दिया है, 1106 बिहार है।
भारत का औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का पूछेगा तो 382 हो गया। राज्यों में अब सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, 1106 किलोमीटर हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार 1106 और सबसे कम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश 17। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे कम पूछेगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा पूछेगा बिहार। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, बिहार में 1106 है। 16 में भारत में पूर्ण नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ था? 16 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। पूर्ण नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हो गया था पूर्ण नियमित जनगणना। यहाँ पे देखिए प्राथमिक आंशिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। सबसे पहले जनगणना किसके काल में हुआ था? 1872 में हुआ था। किसके काल में हुआ था दोस्तों? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। यहाँ पे देखिए प्रथम पूर्ण व नियमित जनगणना पूछेगा, नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। रिपन का, हाँ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है देखिए, 1881 में रिपन के काल में हुआ था। प्रथम आंशिक जनगणना पूछेगा तो 1872 लॉर्ड मेयो हो जाएगा। अब प्रथम नियमित जनगणना पूछेगा, नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 लॉर्ड रिपन के काल में हो जाएगा। याद रखना, नियमित हो जाएगा रिपन 1881, आंशिक हो जाएगा 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना % है? नगरीय आबादी कितना % है? 17 नंबर क्वेश्चन। 15 नहीं आया इसमें, 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों है कि नहीं इसमें। 15, 16 हो गया ख़त्म, 16, अच्छा 16 का कितना? 16 के 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना है? तो 17 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 31.16% है। नगरीय आबादी कब के अनुसार, कब के अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग कहेगा तो 31.16% हो जाएगा, 31.16% हो जाएगा। इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। नगरीय जनसंख्या 2011 भारत की कुल आबादी 31.16% भाग शहरों में निवास करती है। 2011 के अनुसार पूछेगा भारत की कितनी आबादी शहरों में निवास करती है? तो भारत की 31.16% आबादी शहरों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा तो कितना? 68.84% निवास करती है। पूछेगा कि गाँव में कितनी % जनसंख्या निवास करती है 2011 के अनुसार, तो 68.84% हो गया। और शहरों में कितना % निवास करती है? तो 31.16% हो गया। ये बात को ध्यान में रखना है। बिहार में नगरीय जनसंख्या पूछेगा, हमें बिहार से एग्जाम देना है, बिहार बोर्ड से। अगर बिहार में नगरीय पूछेगा तो 11.3%। कब के हिसाब से? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग से। अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिहार का पूछेगा नगरीय जनसंख्या 11.3%। ग्रामीण जनसंख्या कितना हो जाएगा? 68.84%। ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है, शहरी जनसंख्या 31.16% है। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए आपका मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश किया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ग्रामीण कितना? शहरी हो जाएगा 31.16, ग्रामीण हो जाएगा 68-84%, और बिहार का कितना हो गया? 11.13%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर में, कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या हो गया? व्यवसाय हो जाएगा, ठीक है। 18 का राइट आंसर कितना हो? सॉरी 18 का राइट आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। पुरुष व्यवसाय का प्रमुख कारण है, पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? काम और रोजगार। काम और रोजगार के तलाश में हम लोग घर से बाहर जाते हैं, ठीक है। प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है। यहाँ देखिए भारत में पुरुषों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य आकर्षक कारक काम और रोजगार की तलाश है। क्या है? काम और रोजगार की तलाश है। महिला प्रवास में क्या होता है? विवाह होता है, विवाह करके एक जगह से दूसरी जगह महिला जाती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे पुरुष प्रवास में रोजगार हो गया और महिला का क्या हो गया? विवाह हो गया। शादी के बाद पति घर जाना होता है, इसलिए विवाह हो गया महिला का। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नत है? सबसे निम्न लिंगानुपात किस राज्य का है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा हरियाणा हो गया। हरियाणा का सबसे लिंगानुपात है, ठीक है, कम लिंगानुपात है हरियाणा का। यहाँ देखते हैं इसके विस्तृत व्याख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु में शिशु लिंगानुपात सबसे कम 8 से 34 बालिकाएं प्रति
1000 बालक, मतलब 1000 बालक पर 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं हैं। कहाँ? हरियाणा में है, 2011 के जनगणना के अनुसार। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में 972 दर्ज किया गया, यानी 1000 पुरुष पर 972 महिला है अरुणाचल प्रदेश में, और 1000 पुरुष पर 834 महिलाएं हरियाणा में, 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ देखिए, इसी निम्न लिंगानुपात को सुधारने के लिए हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है। वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम होने के कारण पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वहाँ पे स्टार्ट किया है, अभियान वहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से 20 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? पूछ रहा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में? ऑप्शंस में जो दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोवा। गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या है? भारत का सबसे अधिक प्रतिशत वाला नगरीय राज्य है गोवा, जहां 62.17% आबादी शहरों में निवास करती है। कितना परसेंट? 62.17% आबादी शहरों में निवास करती है। यदि कुल संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी आबादी रहती है, परंतु प्रतिशत में गोवा नंबर 1 पर आएगा। देखिए, प्रतिशत में कहेगा तो 1 नंबर पर कौन आ जाएगा? 1 नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। प्रतिशत में 1 नंबर पर हो गया गोवा हो गया, और सबसे अधिक पूछेगा नगरीय संख्या तो महाराष्ट्र में। इस बात को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है। अनुपात प्रतिशत पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, और कुल संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया जा चुका है, तो 21 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, मृदा लवणता हो गया। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। अब क्या है इसका कारण? हम लोग यहाँ पढ़ते हैं विस्तृत व्याख्या में। अत्यधिक सिंचाई, नहरों से अत्यधिक सिंचाई करने पर केशिकत्व द्वारा नीचे की लवण सतह ऊपर आ जाती है। क्या होता है? अधिक सिंचाई के कारण नीचे के जो लवण सतह होता है ना, वो ऊपर आ जाता है, जिससे खेत की मिट्टी क्षारीय व लवणीय बन जाती है। ठीक है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी मिट्टी की क्षारीय व लवणीय कैसे बन जाती है, तो इसमें बताया है कि केशिकत्व के कारण लवण क्या होता है? ऊपर आ जाता है। पंजाब और हरियाणा के हरित क्रांति क्षेत्रों में यह विकराल समस्या है। कहाँ विकराल समस्या है? पंजाब और हरियाणा में विकराल इसका समस्या है। यहाँ देखिए, वही चीज़ आपको बताया है कि लवणीय मृदा के उपचार के लिए खेतों में, अच्छा, अगर खेत में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा हो जा रहा है, यानी मिट्टी जो लवणीय हो जा रहा है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, मतलब इसको ठीक कैसे किया जाता है? तो जिप्सम मिलाकर इसको क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। यह तथ्य भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, अरुणाचल प्रदेश। कितना? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम हो गया अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा हो गया बिहार 1106। अब देखिए यहाँ पे इसका विस्तृत व्याख्या। अरुणाचल प्रदेश जनघनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 आदमी निवास करता है, जो भारत में सबसे कम है। पहाड़ी, कारण क्या है इसका? पहाड़ी व दुर्गम भूभाग, वहाँ पे क्या है? भूभाग का मिलना दुर्गम है, दुर्लभ है, घना जंगल है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास नहीं करता है। यहाँ पे वही चीज़ आपको बताया गया पीछे जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? 23 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1041 करोड़ है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 1041 करोड़ है। 10 40 99 452 आप याद रख सकते हैं, मोबाइल नंबर जैसा इसको। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, 10 40 99 452, जैसे मोबाइल नंबर आप उनका याद रखते हैं, उसी तरह याद रखना है इनको। कैसे याद रखना है? 10 40 99 452 बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार। देखिए यहाँ पे 10.41 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा राज्य है भारत में। यहाँ पे दे दिया हुआ आपका को जनसंख्या। उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़, महाराष्ट्र 1123 हो गया, और बिहार का 1041 हो गया। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है भैया? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ जनसंख्या है यहाँ का। विस्तृत व्याख्या में लिखा है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, 19.98 करोड़।
कुल आबादी का, भारत के कुल आबादी का 16.5% है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है, 6.1 लाख है। सिक्किम में कितना लोग है भाई? 6.1 लाख लोग है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद में सर्वाधिक घनत्व बिहार हो गया, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम हो गया। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी। हार्टिकल्चर है फल एवं सब्जी। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है क्वेश्चन में पूछे जाएगा, तो ध्यान रखना है फल और सब्जी से। यहाँ इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या है? हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फलों, सब्जियों और पुष्पों का उत्पादन है हार्टिकल्चर। भारत विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे। फल और सब्जी में भारत कितने स्थान पे है? चीन के बाद दूसरे स्थान पे हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फ्लोरिकल्चर हो गया फूल का। यहाँ पे देखिए इससे भी आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फ्लोरिकल्चर हो गया क्या? किसका? पुष्प का। पोमोलॉजी हो गया फल, ओलेरिकल्चर हो गया सब्जी उत्पादन। एक बार और सुन लेना, फ्लोरिकल्चर में किसका? पुष्पों का। पोमोलॉजी में फलों का। ओलेरिकल्चर में सब्जी का। आप बताओ विटीकल्चर में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपका बता के जाना है आंसर आपको। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा का मुख्य अपरदन का कारण क्या है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु अपरदन है। वायु अपरदन है। इसका विस्तृत व्याख्या देखिए यहाँ पे। शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र वर्षा की कमी और वनस्पतिहीन सतह के कारण तेज हवाएं मिट्टी के कणों को आसानी से उड़ा ले जाती है। क्या होता है? तेज हवा जो चलता है ना, आसानी से मिट्टी को उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसे वायु अपरदन कहा जाता है। राजस्थान और उत्तर पश्चिम गुजरात में वायु अपरदन सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक वायु अपरदन कहाँ होता है? राजस्थान और गुजरात में होता है। यहाँ पे देखिए चंबल घाटी का अवनालिका अपरदन जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है। जबकि राजस्थान के रेगिस्तान वायु अपरदन द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई करने का मुख्य स्रोत क्या है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तालाब हो जाएगा। यानी दक्षिण भारत में खेतों में सिंचाई की जाती है, उसमें सबसे प्रचलित क्या है? तालाब से सिंचाई करना प्रचलित है। विस्तृत व्याख्या इसका देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी संरचना। दक्षिण भारत की चट्टानें कठोर एवं अपारगम्य है। कैसा है? कठोर एवं अपारगम्य है, जिससे कुएं एवं नहर खोदना कठिन होता है। मतलब वहाँ पे क्या होने, चट्टान होने के कारण वहाँ पे बहुत हार्ड है, वो जो मिट्टी है हार्ड है, चट्टानें हार्ड होती है, जिसके कारण आप वहाँ पे कुआं नहीं खोद सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार की संरचना में जल संसाधन की थोड़ी सी कमी मिल जाती है। प्राकृतिक गड्ढों में वर्षा जल एकत्र करके तालाबों द्वारा सिंचाई करना सबसे उपयुक्त और प्रचलित माध्यम है। तालाबों द्वारा सिंचाई, जब वर्षा होता है ना, तब पानी को इकट्ठा करके तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है। उत्तर भारत में देखो यहाँ पे नहरें एवं नलकूप, मुलायम मैदानी मिट्टी होता है। मुलायम मैदानी मिट्टी होने के कारण उत्तर भारत में नहरें और नलकूप से सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत में तालाब कठोर चट्टान से, तालाब से सिंचाई की जाती है कठोर चट्टान होने के कारण। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? तारापुर कहाँ है भाई साहब? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बताना कैगा कहाँ है? अभी पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। तारापुर भारत का प्रथम व्यावसायिक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। पूछेगा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन है? तारापुर है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में है तारापुर। यह अमेरिका यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। पूछेगा तारापुर का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यूएसए के सहयोग से किया गया है। तारापुर भारत का सबसे पहला और पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसको याद रखना। सबसे पहला पुराना परमाणु संयंत्र ऊर्जा कौन है भारत का? तारापुर है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से इसको बनाया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना। 29 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है। ओपेक का फुल फॉर्म हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में बगदाद में हुआ था। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था, बगदाद में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रिया में। मुख्यालय वियना में है। वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया में है। यह खनिज तेल की कीमतों की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। खनिज तेल की कीमत जो होता है उसकी आपूर्ति को नियंत्रण करता है। ओपेक हो गया वियना, डब्ल्यूटीओ का जेनेवा हो गया, आसियान के जकार्ता हो गया। ओपेक का मुख्यालय वियना हो गया, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा हो गया, आसियान का मुख्यालय कहाँ हो गया? जकार्ता हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, झील के चारों ओर बसा गांव किस रूप में आएगा? कई बार क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 30 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी वृत्ताकार हो जाएगा। झील और तालाब के
मतलब किनारे किनारे चारों तरफ से घर बनेगा तो उसको वृत्ताकार बोला जाएगा। और सड़क के किनारे किनारे बनेगा तो उसको क्या बोला जाता है बताइए? वृत्ताकार। जब किसी झील, तालाब या पोखर के चारों ओर मकान बनते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? वृत्ताकार होता है। रैखिक क्या होता है? सड़क, नदी और रेलवे। अगर सड़क के किनारे, नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे अगर घर बन रहा है तो उसको रैखिक बोला जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइन में होता है। और ये क्या होता है? जहाँ कई सड़कें आकर एक बिंदु पर मिलता है, अगर वहाँ घर बनाते हैं तो उसको और ये बोला जाता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साइन दे करके आपको, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? इसमें से कौन व्यावसायिक नंबर है? तो 31 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो है व्यावसायिक नगर है। देखते हैं विस्तृत व्याख्या यहाँ पे। व्यावसायिक नगर व्यापार और वाणिज्य केंद्र, व्यापार और वाणिज्य केंद्र होता है, ठीक है, उसको व्यावसायिक नगर बोला जाता है। जैसे एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट है यहाँ पे। धार्मिक नगर क्या होता है? जैसे जेरूसलम हो गया, मक्का हो गया, वाराणसी हो गया, जिसमें धर्म की आस्था से वहाँ से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, उसको धार्मिक नगर बोला जाता है। जैसे वाराणसी में हम लोग का हिंदू धर्म का वहाँ पे मंदिर बहुत सारी मिल जाएंगी देखने को आपको, इसलिए वो धार्मिक नगर बोला जाता है। मक्का में मुस्लिमों की क्या पद, वहाँ पे आस्था का ये है। औद्योगिक नगर पीटर्सबर्ग जमशेदपुर हो गया। प्रशासनिक नगर बीजिंग कैनबरा नई दिल्ली हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाए एक दो दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। चारों श्रेणियों के प्रमुख उदाहरण रट लीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेना है, पीछे जो ये बताया गया है ना, इसको पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 32 नंबर, उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? इसमें से उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? तो 32 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अब इसका विस्तृत व्याख्या यहाँ पे देखिए। उत्तर अटलांटिक जलमार्ग उत्तर अमेरिका को पूर्वी तट को पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों से जोड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसे बड़ी ट्रंक लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी ट्रंक लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। अटलांटिक मार्ग जो है विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग पूछेगा तो अटलांटिक हो गया। बड़ी ट्रंक लाइन इसको क्या, बड़ी ट्रंक लाइन इसको कहा जाता है। बिग ट्रंक रूट कहा जाता है इससे। उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व व्यापार का 1/4 हिस्सा इसी से होता है, यानी दुनिया के व्यापार का 1/4 हिस्सा उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का उपयोग किया जाता है? 33 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार के कृषि का विकास किया जाता है? रोपण कृषि का विकास किया जाता है उपनिवेश वासियों द्वारा, यूरोप वासियों द्वारा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बोलने में। देखिए अब आप लोगों को बताना है रोपण कृषि। यहाँ पे देख लेना है कि बार बार पूछा जाता है रोपण फसल का उदाहरण कौन है, ठीक है, इसको कई बार बताया गया है। तो रोपण कृषि यूरोपीय देश अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल ने उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में व्यापारिक लाभ के लिए शुरू की थी। पूछेगा रोपण कृषि किसने शुरू किया था? तो यूरोपियों ने शुरू किया था रोपण कृषि। कौन कौन से कंट्री आता है? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। और रोपण कृषि कौन कौन सा, रोपण फसल कौन कौन सा है? चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, इसको बोला जाता है रोपण कृषि, ठीक है। यहाँ पर देखिए पुर्तगालियों के द्वारा रोपण कृषि शुरू किया गया था। ब्राज़ील में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कॉफ़ी के बागानों को क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है। खट्टे रसीले फलों के कृषि संबंधित है। खट्टे रसीले फल जो है यह किससे संबंधित है? इसमें भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। खट्टे रसीले फल भूमध्य सागरीय से संबंधित है। इसकी विस्तृत व्याख्या, भूमध्य सागरीय कृषि अपनी विशेष जलवायविक विशेषताओं के कारण खट्टे रसीले फल अंगूर, संतरा, अंजीर, जैतून के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर में ये सब खेती होता है, इसलिए इसका खट्टे रासायनिक फल खट्टे सागरीय खट्टे फल बोला जाता है, ठीक है। अंगूर की खेती से गुणवत्ता वाली मदिरा तैयार की जाती है। अंगूर की खेती से क्या तैयार किया जाता है? गुणवत्ता वाली मदिरा तैयार किया जाता है। खट्टे रसीला फल क्यों बोला जाता है? सॉरी, खट्टे रसीला फल कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में उत्पन्न होता है। अंगूर, संतरा, अंजीर और जैतून हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीटी कल्चर में, एक क्वेश्चन में हम पीछे बोले थे कि बीटी कल्चर में किसका किसका खेती होता है? बीटी कल्चर अंगूर की कृषि के लिए जाना जाता है। देखिए अंगूर की कृषि के लिए बीटी कल्चर को जाना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की सबसे प्रमुख विशेषता है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया का राजधानी है? ऑस्ट्रिया का राजधानी क्या है? 35 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना। इसका देखते हैं विस्तृत व्याख्या। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया पूछेगा। कैनबरा किसका राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है।
और ऑस्ट्रेलिया किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया है वियना की ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो वियना में है, हो गया। यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है आपको, अगर वियना दे देगा, पढ़ने में हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ? वियना। और कैनबरा किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया के। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो एक नियोजित प्रशासनिक नगर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अन्य विकल्प, अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो गया? पर्थ हो गया। यहाँ पे देखना, बधाई अपने 35 PYQ का इस सीरीज का 35 PY क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।